हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता। ये 8वां पॉइंट हमने देख लिया है। अब यहाँ से देखिए 9वां पॉइंट है आपका फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। अगला पॉइंट है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय पंथ निरपेक्षता। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ यानी स्वतंत्र कुछ निकाय होते हैं अपने यहाँ। इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकालीन प्रावधान। 3 टायर गवर्नमेंट यानी 3 चरणीय सरकार। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहने का मतलब क्या है? सहकारी संस्थाएं या सहकारी संस्थाएं, है ना। ये सारी बातों पर अभी इस पार्ट में हमें चर्चा करना है। देखिए सबसे पहला जो आपका फीचर है भारतीय संविधान का, जो विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं उसमें जो लगभग 9वां मान के चलिए जो पार्ट है या 9वीं विशेषता है वो फंडामेंटल राइट की यानी मूल अधिकार का है। आइए इस देखिए मूल अधिकार शब्द में जाइए। अधिकार का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जो किसी भी व्यक्ति के समृद्धि के लिए, जो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन परिस्थितियों को अधिकार कहते हैं। और जब ये मूल हो जाए, मूल मतलब इनके बिना व्यक्ति के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इनके बिना स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती, इनके बिना न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती, तो उसको मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कितना से कितना, अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर में दे रखा गया है। कितने दे रखे हैं? तो 6 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। कितने? 6 फंडामेंटल राइट्स। अगर आप उनका नंबरिंग करना चाहें तो क्या है? तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, चलिए फिर क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। एंड लास्ट की संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं भारत के। इनमें से कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, और कुछ ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। तो केवल नागरिकों के लिए जो उपलब्ध है वो है 15, 16, 19, 19, 29 एंड 30। ये 5 आर्टिकल केवल और केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ये बात भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से भारत में मौलिक अधिकारों की संकल्पना जो है वो की गई है, ठीक है ना, जो कि भारतीय संविधान का एक बेहद महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाएगी। समानता का अधिकार कितना से कितना? तो 14 to 18 आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता 19 to 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 to 28। इसके अलावा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29, 30। और इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 to 35। याद रखिएगा पहले जो है, पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। एक संपत्ति का मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, जिसको भी हटा दिया गया है। करेक्ट। याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। एब्सोल्यूट राइट्स, एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष अधिकार नहीं है। निरपेक्ष अधिकार कहने का मतलब अधिकार नहीं है, कहने का मतलब इसमें परिस्थितिवश शर्त के तहत इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, इन अधिकारों को सीमित भी किया जा सकता है। वास्तव में भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, राजनीतिक
लोकतंत्र की स्थापना हेतु अधिकारों की संकल्पना को की गई है, ये भी याद रखिएगा। और ये सब के सब मौलिक अधिकार जो हैं वो गारंटीड हैं आर्टिकल 32 के द्वारा। अनुच्छेद 32 जो है वो ये कह रहा है कि अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायपालिका का दामन थाम सकते हैं। और इसलिए अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसने? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा है अंबेडकर साहब ने। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक विशिष्ट विशेषता है। इसमें अभी इतना ही। देखिए, मैं फंडामेंटल राइट आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। अभी फिलहाल एक इंट्रो टाइप का मैंने ये दे दिया, इसे इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी संविधान की एक अलग विशेषता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ये इसके बारे में समझ लीजिए। ये भारतीय संविधान का भाग 4 है। अनुच्छेद कितना से कितना? तो 36 से 51 है। देखिए, याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये क्या है? वास्तव में ये नीति निर्माण में राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। मार्गदर्शक सिद्धांत है मतलब जब राज्य नीतियों का निर्माण करेगा तो इस भाग में उल्लिखित बातों को ध्यान में रखते हुए करेगा। क्या समझे मेरी बात को? और क्या है, अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी को यानी नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा है? तो नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नोबल फीचर्स इसको कहा गया है। ठीक है ना? नोबल फीचर्स, एक तरीके से पवित्र विशेषता कहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इस तरीके की चीजें प्रीलिम्स में डाल दिया जाता है। समझ में आई मेरी बात? तो लेकिन क्या है, ये अवाद योग्य अधिकार है। अवाद योग्य अधिकार का मतलब इनजस्टिसिएबल या नॉन जस्टिसिएबल, मतलब इनके नहीं मिलने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में जाकर के इन्हें प्रवर्तित या इंप्लीमेंट नहीं कराया जा सकता है। अगली बात याद रखिएगा कि जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये वास्तव में ये राज्य के लिए है। मतलब राज्य को मजबूती प्रदान करता है के लिए है। जबकि अभी जो हमने देखा ना, ये मौलिक अधिकार ये राज्य के विरुद्ध है, राज्य ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये नहीं। और इसमें क्या लिखा हुआ है? राज्य ये करेगा। हर एक आर्टिकल में इस तरीके से इसको टेक्सटिंग किया गया है। राइट? तो ये बातें आपको ध्यान रखना है ना? तो इस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है राज्य को भारत में कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना इसको स्थापित करता है। इसके अलावा अगर आप इस भाग के अनुच्छेदों में जाएं, इस भाग के कंटेंट में जाएं, आपको 3 अलग अलग प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांत या चीज़ें मिलेंगी। वो क्या क्या है? तो एक तो कुछ गांधीवादी सिद्धांत मिलेंगे, कुछ उदारवादी सिद्धांत मिलेंगे और कुछ मार्क्सवादी सिद्धांत मिलेंगे। तो इस तरीके से यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भारतीय संविधान की एक बहुत ही अनूठी विशेषता है। और अपनी इसी अनूठापन के वजह से अंबेडकर साहब ने, बाबा साहेब ने इस भाग को नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया है। ये है दूसरा एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है। अगला फीचर है आपको जो पढ़ना है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य।
क्या पढ़ना है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों के बारे में जान लीजिए। देखिए ये कहा गया कि नागरिकों के अधिकार है तो नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए राष्ट्र के प्रति, ठीक है ना, नेशन के प्रति। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में पहली बात जान लीजिए, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नहीं, इसके बारे में कोई प्रोविजन किया गया। बाद में क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। इस संविधान संशोधन के जरिए क्या लाया गया? तो भाग 4 क लाया गया, और इस भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क लाया गया। 51 क, यानी अगर भाग की बात करें तो 4 का, अनुच्छेद की बात करें तो 51 क में फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं। और जो लाया गया है 42वां संविधान संशोधन के जरिए, ये पहले से उपलब्ध नहीं था। इसके लिए एक समिति भी बनी थी जिसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर इसको लाया गया। तो याद रखिएगा, जब लाया गया है 1976 में तो कितने थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 FDs थे। अभी कितना है? एक और हो गया है, टोटल अभी 11 FDs हैं। और ये जो एक है वो है क्या? वो कब लाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में लाया गया, 2002 में लाया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा लाया गया इसको। तो कुल मिलाकर के इस वक्त 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 10 मौलिक कर्तव्य लाए गए थे 42वां संविधान संशोधन के जरिए, और इसके जरिए क्या किया गया है? इसके जरिए कि नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं, इस भाव को, इस बोध को लाया गया है। इसको स्वीकार किया गया है कि सबके एक क्या है, कुछ कर्तव्य भी। और याद रखिएगा इनकी जो प्रकृति है वो बाध्यकारी नहीं होकर के क्या है? ऐच्छिक है। ऐच्छिक है कहने का मतलब कि अगर मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन आप नहीं करते हैं तो आप पर कोई केस नहीं बनेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये एक तरीके से ये एक्सपेक्ट किया गया है भारतीय जनता से, भारत के नागरिकों से, कि आप स्वयं में इन बातों को अपने दिलों में रखें और इन कर्तव्यों का निर्वहन करें। और आपके इन कर्तव्यों के निर्वहन करने से राष्ट्र उत्थान की ओर आगे बढ़ेगा, राष्ट्र प्रगति करेगा, देश प्रगति करेगा। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता के तौर पर हम मौलिक कर्तव्य को भी जानते हैं। यही मौलिक कर्तव्य के बारे में डिटेल हुआ। करेक्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये देखिए भारतीय संविधान का। अगला है देखिए इंडियन सेक्युलरिज्म, यानी भारतीय पंथ निरपेक्षता, या आप इसको बोल सकते हैं धर्मनिरपेक्षता। भारतीय पंथ निरपेक्षता, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए क्या है इसके माने, इससे क्या होता है? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। और पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होगा? पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, मतलब ये है ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट नहीं मानेगा। मतलब ये है कि किसी धर्म विशेष को ऑफिशियल धर्म या रिलीजन नहीं मानेगा, ठीक है। और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। के प्रति क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, सभी धर्मों को समान मानेगा, सही मानेगा। और एक तरीके से मान के चलिए कि धार्मिक आधार पर जो भेदभाव होते हैं, धार्मिक आधार पर भेदभावों को क्या कर दिया गया? नकार दिया गया है, को नकार दिया गया है, राइट। ये बात याद रखिएगा। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में जब आप जाएंगे, 25 से 28 में, जिसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिख रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिख रहा है मौलिक अधिकार में, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में और डिटेल चर्चा की गई है
कि किस तरीके से भारतीय राज्य एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, करेक्ट, समझ में आई मेरी बात। अच्छा याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष राज्य होने का मतलब ये नहीं कि धर्म विरुद्ध राज्य है, धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म का समर्थन करेगा, धर्म के ही धार्मिक भावनाओं से उत्प्रेरित होगा, उन महान मूल्यों को लेकर के राज्य आगे बढ़ेगा, लेकिन किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी हमने जो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट किया है, पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंथ निरपेक्षता का जो सकारात्मक संकल्पना है उसको, जो क्या करता है, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियंस, प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजियस इक्वालिटी, करेक्ट। यानी एक होता है क्या कि राज्य धर्म से तटस्थ है, एकदम पूरी तरीके से क्या है, तटस्थ है। समझ में आई मेरी बात? देखिए याद रखिएगा, एक बात बता दूं आपको कि सेक्युलरिज्म जो है इसका एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव में कहता है कि राज्य धर्म से अलग है, तटस्थ रहेगा, मतलब राज्य और धर्म एक सेपरेट आइडेंटिटी रहेगी दोनों की, ये नेगेटिव। जो यूरोप में, पश्चिमी देशों में, अपने यहां क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे, सभी धर्मों को समान दर्जा देंगे। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। हमने अपने यहां क्या किया है, इस पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। यही है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता शब्द भारत के संविधान में नहीं था, इसको भी याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। याद रखिएगा, इस संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक पंथ निरपेक्ष, इसके अलावा एक समाजवादी और एक अखंडता। ये 3 चीजें जोड़ी गई थी। तो पंथ निरपेक्षता के बारे में यही बात है। तो ये है भारतीय संविधान की एक विशेषता, ये एक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे ये अगला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब क्या हुआ है, देखिए हमने जो क्या किया है, देखिए 3 वर्ड है। एक तो मताधिकार का मतलब होता है मत देने का अधिकार, राइट टू वोट। वयस्क शब्द का मतलब यहां पे ये माना जाता है कि अगर आपका 18 वर्ष हो गया है, देन यू आर व्हाट, देन यू आर एडल्ट, देन यू आर, आप वयस्क हो। ये बात ध्यान रखिए। और सार्वभौमिक कहने का मतलब यह है कि अगर 18 वर्ष हो गया है तो आप चाहे किसी धर्म के मानने वाले हों, किसी जात के हों, किसी सेक्स के हों, कुछ भी हों, सब में ये लागू होगा। हर व्यक्ति, केवल 18 वर्ष की बात, केवल वयस्कता होनी चाहिए, बाकी सार्वभौमिक है, सबके लिए बराबर है, उसको मताधिकार मिलेगा। ये भाव आता है। समझ में आई मेरी बात? यानी 1 पर्सन 1 वोट, जो हमारे यहां एक कंसेप्ट है, 1 पर्सन 1 वोट, इस कंसेप्ट को हमने एक्सेप्ट किया है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष पूरा कर चुका है, ठीक है, जो 18 वर्ष पूरा कर चुका है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, महिला हो, पुरुष हो, उसको मत देने का अधिकार होगा। यही है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अच्छा, पहले ये जो वयस्कता का आधार 21 वर्ष हुआ करता था, पहले ये कितना हुआ करता था, 21 वर्ष। बाद में 1989 में इसको क्या कर दिया गया, बदल करके 21 से 18 कर दिया गया था। तो
तो ये बातें याद रखिएगा। आते हैं अगले पॉइंट पे, चलते हैं। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप कहने का मतलब क्या हुआ? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या है? देखिए क्या हुआ है, समझिए। मतलब आप हमारे यहां देखिए, आमतौर पर नागरिकता जो है, आमतौर पर जो नागरिकता है वो या तो एकल होता है या फिर कई बार डबल भी होता है। एकल कहने का मतलब केवल आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, केंद्र के, और डबल कहने का मतलब केंद्र का भी और राज्य का भी। तो जनरली जिन जिन देशों में फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर कहने का मतलब जहां राज्य और केंद्र दोनों है, वहां डबल नागरिकता को अपनाया गया है। लेकिन याद होगा हमने आपको बताया था कि भारत में जो है संघीय ढांचा तो है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन एकात्मकता के लक्षण ज्यादा है। और दूसरे शब्द में कहें तो केंद्र ज्यादा मजबूत है, और इसी बात को पुष्ट करता है एकल नागरिकता। आप अगर यूएसए की बात करेंगे तो वहां पर आपको राज्यों की अलग नागरिकता मिलेगी, सेंटर की अलग मिलेगी, किंतु भारत के संदर्भ में आप केवल और केवल भारतीय हो सकते हैं। किसी झारखंडी आप बोलेंगे नागरिकता है आपकी, तो नागरिकता नहीं है। करेक्ट? ठीक है, आप कहीं के रहने वाले हैं, आपका जन्म कहीं भी हुआ है, आप होंगे भारतीय। समझ में आई मेरी बात? तो यह है एकल नागरिकता। भारत के संविधान के में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, और एक नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता अधिनियम भी लाया गया है संसद द्वारा 1955 में। इसमें कई दफा संशोधन भी हुआ है, और इसके तहत अपने यहाँ एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट को स्वीकारा गया है। यह भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट बॉडीज, यानी क्या है? स्वतंत्र निकाय। देखिए, भारत में कुछ बॉडीज ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, और उनकी इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं, अगर इंडिपेंडेंट हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र एक सच्चे लोकतंत्र की तरह आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी कौन सी बॉडी है? कुछ स्वतंत्र निकाय अगर नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। हालांकि आए दिन आजकल ये आरोप सरकारों पर अक्सर लगता है कि आप जो स्वायत्तता है, ये जो स्वतंत्रता इन बॉडीज की, उसको बाधित किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। ये आरोप अक्सर लगते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए चुनाव आयोग हुआ, इसी तरीके से जैसे यूपीएससी हुआ, इसी तरीके से एक बॉडी है जैसे सीएजी हुआ, जैसे फाइनेंस कमीशन हुआ ना जी। इस तरीके के कुछ आपको मिल जाएंगे जो भारतीय संविधान में इनके बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं, और ये कई बार सरकारों के दबाव से मुक्त होते हैं, मुक्त रहते हैं, मुक्त हैं। ठीक है, ये इस तरीके के प्रोविजन किए गए हैं। इन्हें आप संवैधानिक निकाय भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, निकाय भी कह सकते हैं इन्हें। तो इस तरीके से कुछ ऐसी निकाय हैं, बॉडीज हैं, जिसको भारतीय संविधान में स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट प्रोविजन में जाइए, अगला प्रोविजन वेरी इंपॉर्टेंट, आपातकालीन प्रावधान या आपातकाल से संबंधित प्रावधान। देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित, इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस को भी क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया है, लिया गया है, स्वीकारा गया है। अब होता क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है समझिए। मूल उद्देश्य यह है
कि देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए तथा कोई भी बाहरी जो युद्ध है या आक्रमण है, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपातकाल के प्रावधान को भारतीय संविधान में लाया गया है। ध्यान रखिएगा, यह भारत के संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत लाया गया है। भारत में तीन प्रकार के भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र है। कौन से प्रकार का, कौन कौन है? एक को आप बोलते हो राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। एक को आप बोलते हो राज्य आपात बोलते हैं, या इसको आप राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और एक है जिसको आप बोलते हो वित्तीय आपात। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 है, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 है, वित्तीय आपात आर्टिकल 360 है। ये या आपको पता ही है, देश में अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए या युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। और अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए, यानी स्टेट जो है संविधान के दायरे में नहीं चल रहा है, संविधान का मान मर्दन करके राज्य का शासन प्रशासन चल रहा है, तो केंद्र की ये जिम्मेदारी होगी कि वहां पर वो राष्ट्रपति शासन लगाए और संविधान की रक्षा करे। और वित्तीय आपात, जब देश का या देश के किसी हिस्से का जो फाइनेंशियल क्रेडिट है, वित्तीय साख है, वो खतरे में पड़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप उस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं? आपातकाल लगा सकते हैं। इस तरीके की बातें भारतीय संविधान की एक और विलक्षण विशेषता, इमरजेंसी प्रोविजन। राइट, ठीक है। नेक्स्ट, 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या हुआ जी, बताइए? थ्री टीयर गवर्नमेंट, 3 स्तरीय सरकार। इसका मतलब यह है, देखिए, सबसे पहले जो भारत के संविधान में 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन आया, राइट है ना, 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन आया, 73वां के माध्यम से भारत में पंचायतों की स्थापना की गई और 74वां के माध्यम से भारत में नगर निकायों की स्थापना की गई। और ये इन सब को आप क्या बोलते हो? लोकल बॉडीज बोलते हो। लोकल बॉडीज यानी स्थानीय निकाय। और इन सब के जो शासन है उस निकाय को क्या बोलते हो? तो इसको आप बोलते हो स्थानीय शासन। और कुल मिलाकर के ओवरऑल इस पूरी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। एक तो लोकतांत्रिक तरीके से चुने जा रहे हैं और विकेंद्रीकरण मतलब निचले स्तर में शक्ति का स्थानांतरण हो रहा है। इसको आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। आपको पता है 73वां के माध्यम से भारतीय संविधान में कौन सा क्या जोड़ा गया? तो भाग 9 पता होगा आपको। और इसके साथ साथ 11वीं अनुसूची ये जोड़ा गया। इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिनमें पंचायतों की शक्ति से रिलेटेड। और 74वां संविधान में क्या जोड़ा गया? तो भाग 9 का, और इसमें 12वीं अनुसूची इसके माध्यम से जोड़ा गया और इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, यही एक बार जेपीएससी का मेंस में रहा था। मेंस में भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ना कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, 73वां 74वां संविधान संशोधन के जरिए भारत जो एक गांवों का देश है वहां पर
विशेष तौर पर हमने स्थानीय लोगों की जो हिस्सेदारी है शासन प्रशासन में, यानी शासन में जो सहभागिता है, उस सहभागिता को बढ़ाने का एक बेहतरीन प्रयास किया है। और इनके माध्यम से हमने समाज में समानता लाने का प्रयास किया है, महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को भी साधने का प्रयास किया गया है। और इस तरीके से एक तीर कई निशान का एक उदाहरण बना हुआ है ये 73वां 74वां संविधान संशोधन 3 टायर गवर्नमेंट, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए याद रखिएगा 97वां संविधान संशोधन द्वारा, सहकारी समितियों की मैं बात कर रहा हूं, द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, यानी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पहली बात तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में क्या दिया गया है। तो अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करें तो 19 में, आर्टिकल 19 में संघ या समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। अगर आप डीपीएसपी की बात करें तो 43B में क्या दिया हुआ है, 43B में कि आप क्या कर सकते हैं कि सरकार क्या करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देगा। और फाइनली याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में एक पार्ट यानी भाग 9B है और इसके अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को स्थान दिया गया है, राइट, आर्टिकल 243 में ही। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के खूबियों को, विभिन्न विशेषताएं हैं इसकी, है ना। ये आपका एक टॉपिक ये हुआ कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है मेंस में। हालांकि थोड़ा सा 2-4 चीज़ों में और हम लोग फोकस करते हैं और वो चीज़ आपको बता दिया जाता है ताकि दिक्कत ना हो। तो कुल मिला करके इसमें यही हुआ आपका भारतीय संविधान की विशेषताएं और एक तरीके से ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।